चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो कोनिक सेक्शन पर बात करेंगे। तो पहले इस पर हम बात करेंगे कि ये कोनिक क्या होता है। कोनिक क्या होता है इस पर हम लोग बात करते हैं। कोनिक क्या है? कोनिक किसी एक पॉइंट का लोकस होता है जो किसी प्लेन में होता है। कहने का मतलब ये आपके पास प्लेन है, ये हमने पूरा जो बोर्ड है इसी को प्लेन मान लिया, ये प्लेन है और इस प्लेन में कोई आपके पास एक ये पॉइंट आपने ले लिया जिसे हमने किससे डिनोट कर दिया, पी से डिनोट कर दिया। यदि कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं x, y। इस पॉइंट का लोकस होता है, लेकिन लोकस किस तरह से होता है, किस प्रकार होता है लोकस, ये हम बात करते हैं। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिया आपने, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसे s से डिनोट कर दिया। इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस ये आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास और ये पॉइंट P का आपको लोकस लेना है। पॉइंट P का लोकस का मतलब क्या हो गया, यानी ये मूवेबल पॉइंट बोल सकते हैं इसको, ये मूवेबल पॉइंट है या भी वेरिएबल पॉइंट है ये कहते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से ये डिस्टेंस, और दूसरा इसी पॉइंट की एक फिक्स्ड लाइन भी होगी, इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, तो ये फिक्स्ड लाइन हमने ये ले ली, इस फिक्स्ड लाइन से इसकी ये डिस्टेंस, जब इन दोनों का रेशियो ले लिया जाता है यानी PS अपॉन ये ले लिया जाता है PM, यदि हम इस पॉइंट को M मान लेते हैं तो PS अपॉन PM इक्वल टू ये आपका होता है कांस्टेंट, और इसी को लिखा जाता है स्मॉल ई। इसे इसेंट्रिसिटी भी बोला जाता है, इसे इसेंट्रिसिटी भी बोला जाता है। ये है आपका। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोकस की जब बात कर रहे हैं यानी इसके कोनिक की डेफिनेशन की बात करेंगे तो कोनिक आपका क्या होगा, ये किसी पॉइंट का लोकस होता है, यानी लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकस होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन में, इन सच ए वे, यानी इस प्रकार होता है that the ratio of distance from a fixed point to the distance from a fixed line is always constant is known as conic। यदि इसे मैं थोड़ा सा एक और फ्रीक्वेंटली वे में लेता हूं तो मैं कहूंगा the locus of a point in a plane in such a way that the ratio of distance from a fixed point to the distance from a fixed line is always constant is known as conic। इसे हम क्या कहते हैं, कोनिक कहते हैं। And the ratio is known as eccentricity या the constant ratio is known as eccentricity, ये भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। और ये फिक्स्ड लाइन है, इस फिक्स्ड लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। सपोज कर लीजिएगा इस फिक्स्ड लाइन को एकदम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इस फिक्स्ड लाइन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। फिक्स्ड लाइन को लिख सकते हैं और इसका नाम जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। इसे डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। और जो एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं जो फोकस से होकर के जाती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है तो इसे बोला जाता है एक्सिस। तो एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी जो आपकी क्या है, ये इस तरह से यहाँ पर ये 90 डिग्री आपका एंगल बना रही है, या आप कह सकते हैं इधर 90 डिग्री एंगल बना रही है और ये फोकस से होकर के पास कर रही है, तो इसे बोला जाता है एक्सिस। बोला जाता है फोकस ऑफ एक्सिस ऑफ कोनिक बोला जाता है। ये इस लाइन आपकी क्या बोली जाती है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक बोली जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर चलते हैं। अब देखिएगा ये पॉइंट किस किस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इसमें से जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज हैं, इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज है वो क्या क्या मिलती हैं। एक ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। तो इन सभी केसेस पर अब हम लोग बात करते हैं कि किस केस में क्या हम नाम देंगे इसको, फोकस को। तो चलिए हमारे पास ये तो आपके पास यही है जो पॉइंट आपने लिया है। अब ये लोकस किस तरह से लिया जाएगा और इसका क्या क्या नाम दिया जाएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे।
चलिए हम लोग बात करते हैं, यदि हमने यहाँ पर ले लिया इफ, यहाँ पर हमने ले लिया इफ ई की वैल्यू है, ये क्या है आपकी, इज लेस देन 1, ई इज लेस देन 1 है आपका कोनिक इज इलिप्स या एन इलिप्स लिख दीजिए यहाँ, कोनिक इज एन इलिप्स, ये इलिप्स होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको दीर्घवृत्त, हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इफ यदि इसेंट्रिसिटी है यदि इक्वल टू 1 होता है तो यही कोनिक आपका बोला जाता है पैराबोला, यानी परवलय बोला जाता है। इफ यदि ई इज ग्रेटर देन 1 होता है तो इसी कोनिक को हम बोलते हैं हाइपरबोला, इसी कोनिक को क्या बोला जाता है, हाइपरबोला बोला जाता है, हाइपरबोला बोल दिया। यदि यहीं पर ई की वैल्यू 0 होती है यानी इसेंट्रिसिटी, इफ इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू 0 होता है तो इसी कोनिक को बोला जाता है आपका सर्कल, इसी को क्या बोला जाएगा, सर्कल, यानी इसे वृत्त बोला जाता है। अब हम देखते हैं, बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स से इस P पॉइंट की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि x बाई से कितनी इसकी डिस्टेंस होगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0 है। इसी तरह से इसका जो फोकस आपने ले लिया, जो फिक्स्ड पॉइंट था, इसे h k से डिनोट कर दिया। अब यदि हम जो आपको डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन में क्या कहा गया है, डेफिनेशन में आपसे कहा गया है कि SP अपॉन PM इक्वल टू ई से डिनोट किया गया है। इसका मतलब हो जाएगा कि SP इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं E इंटू PM, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज SP इक्वल टू हो जाएगा E इंटू PM हो जाएगा। चलिए SP इक्वल टू E इंटू PM हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज लगाएंगे, यहाँ से SP की वैल्यू लगाएंगे तो SP आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस एच का होल स्क्वायर होगा प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू E इंटू PM आपका क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, x y पॉइंट से P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हैं, जो यहाँ पर x y होता था इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में x y की जगह पर ये पॉइंट रख देते थे, लेकिन यहाँ पर भी x y की जगह आपको क्या रखना है, x y ही रखना है, क्योंकि x y ही दिया जा रहा है। तो इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c अपॉन, फिर क्या होता है अंडर रूट में यहाँ पर x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। या आप कह सकते हैं x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये करेंगे जब इसे हम दोनों साइड का स्क्वायर करके फिर इसे लाते हैं तो ये एक फॉर्म में प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर x स्क्वायर की एक मिलेगा, उसके साथ में कोई कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाई में। इसी तरह से y स्क्वायर की कोई टर्म होगी, उसके साथ में भी कोई कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाई में। x y की टर्म होगी, उसके साथ भी कोई मल्टीप्लाई में टर्म मिलेगी। अकेली x की टर्म होगी, यानी x की 1 पावर में होगी, उसमें भी मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। y के साथ भी यही होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगी। इसे यदि आप निकालेंगे तो इस फॉर्म में ये मिलेगा आपको। यदि इसे मैं डायरेक्ट अब इस फॉर्म को कन्वर्जन लिख दे रहा हूँ, जिसे हम क्या लिख सकते हैं आगे चल के, तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसे हम क्या लिख देंगे, ये आगे चल करके इसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया s से डिनोट कर दिया इस कोनिक को हमने, s इक्वल टू जो ये हमें मिल जाएगा, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस आपका क्या होता है c इक्वल टू 0। इस टर्म में आपको मिलेगा। यहाँ पर यदि आपने कैपिटल सी लिया है तो यहाँ पर आप इसे स्मॉल सी ले लीजिए, जो भी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आप स्मॉल सी से डिनोट कर दीजिए। चाहे भले ही वहाँ पर कैपिटल सी ही आ रही हो तो भी उसे स्मॉल सी में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमें लेने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ आपकी किसकी हो गई, कोनिक की हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक हो गई।
अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस जनरल इक्वेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है ना, या सर्कल है। पहले तो आपने ई से देख लिया था, लेकिन यहाँ पर ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डेल्टा फाइंड करते हैं। और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल्टा फाइंड करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट में लेते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल ए लेंगे, एच लेंगे और जी लेंगे। इसी तरह से नीचे भी ए एच जी ले लेंगे, ए ले लिया, एच ले लिया, जी ले लिया। यानी पहली रो भी ए एच जी है आपके पास, पहला कॉलम भी ए एच जी है, फर्स्ट रो भी आपके पास ए एच जी है और फर्स्ट कॉलम भी ए एच जी है। अब क्या करते हैं, डायगोनल में बी सी लेंगे, डायगोनल में बी सी। तो ये आपका हो जाएगा ए बी और सी यहाँ पर आएगा। अब जो ये दो प्लेस बच रहे हैं यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे। तो ये आपकी डेल्टा की वैल्यू होती है। यदि इसे हम और ब्रेक करना चाहें, यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहें, तो ये क्या वैल्यू आती है, इक्वल टू, ये क्या वैल्यू आती है, इसे ब्रेक करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये हम लोग बात करते हैं। लेकिन चूंकि उसे हो सकता है कि वैल्यू को रखने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए यहाँ पर हम अपने माइंड मेकअप किस तरह से करेंगे, यहाँ से किस तरह से उसको लिख सकते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसकी जो वैल्यू वही आएगी, जब सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ से आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे उसे लिखने के लिए। ठीक है, वही वैल्यू आएगी निकल के, सेम वैल्यू होंगी। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो पहले आपकी जो सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, यानी इसमें ए बी सी इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यानी हाईएस्ट पावर और एकदम लोएस्ट वाला। यहाँ पर देखेंगे इस पूरी इक्वेशन में जो पावर है, अधिकतम पावर है वो कितनी है, 2 है, चाहे वो x की पावर 2 हो चाहे y की पावर 2 हो। और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कह सकते हैं x की पावर 0 है और y की पावर यहाँ पर भी क्या है, 0 है। तो हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका लोएस्ट पावर के कोफिशिएंट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये हो जाएगा आपका a, यहाँ से जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ए बी सी, पहला स्टेप आपने ये लिख दिया। प्लस अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि ए बी सी आपने यहाँ पर लिखा है, इसके बाद में हम 2 लिखेंगे, प्लस आपने 2 लगा दिया। अब जितने बच गए, यहाँ से क्या बचा है, एक एफ बचा है, जी बचा है और एच बचा है। तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे एफ जी एच, एफ जी एच लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगा लिया। अब यहाँ पर आपका क्या है, ए है, देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पावर 2 का ये ए ले लेंगे और यहाँ से जो बाई है आपका, यानी ये बाई वाला, इसका गुणांक आपके पास क्या है, एफ है, तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, यानी माइनस ए एफ स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिएगा जो ये आपने ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और बाई टर्म के साथ में किया था, इसी तरह से अब क्या करेंगे, एक्स और बाई स्क्वायर वाली टर्म के साथ करेंगे। यानी ये आपका हो जाएगा माइनस, आपने क्या लिखा, ए एफ स्क्वायर लिखा। अब यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से बी जी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बी जी स्क्वायर लिख दिया। अब आपका क्या बच रहा है यहाँ पर, एक तो देखिएगा ये h वाली टर्म बच रही है और वहां पर c बच रही है, तो इसको भी आप लिखेंगे माइनस सी एच स्क्वायर। ये वैल्यू इस डेल्टा की निकल के आती है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तब भी यही वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो एलिप्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइपरबोला के लिए वैल्यू क्या होगी, पैराबोला के लिए क्या होगी, एलिप्स के लिए क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ से केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं और इसमें लेंगे एलिप्स के लिए। तो फॉर एलिप्स, चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, फॉर एलिप्स के लिए देखते हैं। फॉर एलिप्स, चलिए एलिप्स के लिए क्या होगा, एलिप्स के लिए जब हम बात करते हैं तो एक तो आपका डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, यानी डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ में ही होना चाहिए एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। क्या होना चाहिए,
एक तो डेल्टा की जो वैल्यू आपने ली है ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, एंड और साथ में ही आपका जो h स्क्वायर है ये आपका क्या होना चाहिए, इज लेस देन ए बी, या इसे आप लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, ये होना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए क्या होता है, चलिए फॉर पैराबोला की बात कर रहे हैं। पैराबोला के लिए आपका क्या होगा, पैराबोला के लिए जो डेल्टा है आपका ये नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल, एंड और क्या होना चाहिए, जो एच स्क्वायर है ये इक्वल होना चाहिए ए बी के, और या इसे हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू होना चाहिए 0, ये भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हाइपरबोला के लिए बात करेंगे। तो चलिए फॉर हाइपरबोला के लिए बात करते हैं। फॉर हाइपरबोला के लिए आपका क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए यहाँ पर भी 0, एंड और दूसरा क्या है, दूसरा एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप इम्प्लाइज करके लिख दीजिए, ये इम्प्लाइज आपका करेगा, यहाँ पर भी इम्प्लाइज ही करके लिख दीजिए तीनों जगह पर। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 है, ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है कि यहाँ से थोड़ी सी कंडीशन, एक तो हाइपरबोला वाली कंडीशन होती है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक कंडीशन साथ में और आपकी लग जाती है। वो क्या कंडीशन होती है, a प्लस बी इक्वल टू 0 और होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0 और होता है साथ में। तो चलिए फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए आपका क्या होता है, ये होगा आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, कॉमा अब आपका होगा एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एंड और साथ में ही आपका होगा a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं वो कैसे होने चाहिए, दोनों का सम कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए लेकिन अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी सेम वैल्यूज होंगी, ये होगा। तो वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए 0 फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये आपने 0 लिख दिया। आगे हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे, ये बात करेंगे कि अब कोई जो कोनिक यदि आपको दे दिया गया है तो वो कोनिक आपका पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, क्या है, इस पर हम लोग एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे। वो हम कोनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको कोनिक दिया जाता है। कोनिक हमारे पास क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, जो भी कोनिक दे दिया जाएगा ये कोनिक, अब चूंकि यहाँ पर हम जनरल फॉर्म में ही ले रहे हैं, ये कोनिक आपका जनरल फॉर्म में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस, और आगे आपने क्या लिखा था, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपने कोनिक लिखा था, ये आपने कोनिक लिखा है। अब इसी कोनिक के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे सेंटर निकालने के लिए, तो इसे यदि हम डिनोट कर दें, नोटेशन दे दें एस से, कैपिटल एस से हमने नोटेशन दे दिया, यानी कोनिक एस इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 हो गया।
कोनिक ये है। अब इसका हम क्या करते हैं, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो वहां से हमें दो इक्वेशन मिलती हैं, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे और x y की वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपने करेंगे यहाँ से डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इसे 0 के बराबर रखेंगे। तो क्या होगा यहाँ से डेल एस अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2hy हो जाएगा, ये आपका 0 होगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2g, इसका 0 होगा डिफरेंशिएशन, इसका भी 0 होगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा 2 कॉमन है सभी में, 2 को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन आपको क्या होगी, डेल s अपॉन डेल y इक्वल टू 0 आप रखेंगे और ये रखने के बाद में आप क्या करेंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा आपका, ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में x आपका कांस्टेंट होगा यानी 0, और प्लस यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका बचेगा 2f इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से यहाँ से आपका क्या होगा hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग करने पर जो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू जब हम क्या कर दे रहे हैं, डायरेक्ट हम नीचे लिख दे रहे हैं, वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेंटर। जो सेंटर होता है वो सेंटर आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा आपका hf माइनस bg, hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर कॉमा, और इधर मिलेगा आपका hg माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको मिलती हैं और यही आपका क्या होता है, सेंटर होगा। चाहे तो आप इसे फॉर्मूले के रूप में निकाल लीजिए, चाहे वैसे कर लीजिए। हालांकि कोनिक का सेंटर निकालने में आपको थोड़ी सी वो तब आती है जब आपका इसमें एक्स वाई वाली टर्म दी होती है। यदि एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती तो आप समझिएगा, एक्स वाई वाली यदि टर्म नहीं होती तो इसमें ये वाई आपका यूज ही नहीं आता ही नहीं वाई, और जब वाई आता नहीं तो इसका मतलब यहाँ से सीधा एक्स की वैल्यू निकल जाती, यहाँ से सीधी एक्स की वैल्यू निकल जाती, इसी तरह से यहाँ से सीधी वाई की वैल्यू निकल जाती, सीधी वाई की वैल्यू निकल जाती। तब आप क्या करते, वहीं पर देखिए जब हम इसे निकालते हैं तो निकालने के लिए क्या किया जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये देखेंगे आप कि यहाँ पर देखेंगे ax स्क्वायर है, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर 2x के फॉर्म में आ जाता है, यानी 2x, और यहाँ जो कोफिशिएंट था ये, यानी कोफिशिएंट का दोगुना हो जाता है यहाँ पर, यानी इस कोफिशिएंट का दोगुना करके यहाँ पर हम क्या करें, जो x के साथ कोफिशिएंट आपका हो रहा है इसमें यदि हम डिवाइड कर दें, इसका दोगुना करके इसमें यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका x कोऑर्डिनेट हो जाता है। सेम इसी तरह से y स्क्वायर के कोफिशिएंट का दोगुना करके y के कोफिशिएंट को हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो इस तरह से ये बड़ा आसान आपका कोऑर्डिनेट निकालना हो जाता है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप निकाल सकते हैं उसको। इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन ले लिया। ये क्वेश्चन है आपका था कोनिक 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 104x माइनस 172y प्लस 44 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट ए, यानी इसमें से रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल या पैराबोला। इसमें से क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसके लिए हमें एक तो चाहिए डेल्टा। डेल्टा आपका किसके बराबर, नॉन जीरो होना चाहिए, डेल्टा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा रिलेशन होता है एच स्क्वायर एवं ए बी के बीच में।
तो अब आप देखिएगा चारों ऑप्शन आपको दिए, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहीं दिया नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही आपका डेल्टा क्या होता है, 0 होता है। बाकी के इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला या सर्कल, इनके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसका मतलब डेल्टा हमें यहाँ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन निकालना है, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। चलिए देख लेते हैं। तो एच स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से। एच आपका क्या है, यहाँ पर एच की वैल्यू देखेंगे तो एच आपका क्या होगा, यहाँ पर 2hxy ये होता है ना, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, h इक्वल टू 12 हो जाएगा। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ से, h 2h की वैल्यू 24 है तो h की वैल्यू 12 हो जाएगी। इस तरह से यदि एच स्क्वायर यहाँ से हम निकालेंगे तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, एक a और b चाहिए। a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a b की बात करें तो ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है 16 और ये कितना हो गया 9 है आपका। b की वैल्यू y स्क्वायर का कोफिशिएंट ये हो गया 144। अब देखेंगे h स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। यदि ये इक्वल है तो इसका मतलब जो कोनिक होगा आपका वो क्या होगा, पैराबोला होगा। कोनिक आपका क्या होगा, पैराबोला होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब देखिएगा इसी के वो सेंटर की बात कर लेता है कि इसके सेंटर क्या होंगे। तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, पहले से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, ये है सेंटर ऑफ ए कोनिक। 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 90x माइनस 150y प्लस 225 इक्वल टू 0। इसे हमें निकालना है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5,3, सेकंड ऑप्शन में -5, -3, थर्ड ऑप्शन में -5, 3 और फोर्थ ऑप्शन में 5, -3। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। यहाँ पर जहाँ हमें सेंटर निकालना होता है वहाँ पर हम करते क्या हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है इसका 2 गुना करते हैं और 2 गुने का भाग दे देते हैं किसमें, एक्स के गुणांक में, और साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटर क्या होगा। सेंटर की अब हम लोग बात कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसका x का गुणांक है यानी कोफिशिएंट है, इसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करके वहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 90 हो गया। अपॉन क्या करेंगे, जो x स्क्वायर का गुणांक है इसका 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपने 9 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कॉमा। यही सेम प्रोसेस हम किसके साथ करते हैं, पाई के साथ करते हैं। पाई का गुणांक कितना है, -150, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर चेंज करेंगे साइन तो 150 हो जाएगा, अपॉन। अब y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 25, इसका 2 टाइम्स करते हैं, 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50। तो चलिए 50 आपने कर दिया। इस तरह से कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना, 5,3। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x y वाली टर्म्स, x इंटू वाई वाली टर्म्स, यानी जिस टर्म में x और y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है वो टर्म इसमें एब्सेंट है, तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।